इतिहास जब भी इस सदी के सबसे बड़े युद्ध का हिसाब लिखेगा तो उसमें अजय अमेरिका की बात लिखी होगी। ईरान के साथ पहले से ही अमेरिका बैकफुट पर है और अब यूक्रेन की मदद भी नहीं कर पा रहा है। आज बात इसी यूक्रेन की लाचारी की करेंगे। दरअसल यूरोप की सरजमी पर बीते 2.5 सालों से जंग चल रही है और यह जंग आग अब ऐसे मुकाम तक पहुंच चुकी है जहां से पूरे ग्लोब का नक्शा बदलने वाला है। यूक्रेन के आसमान में लगातार गोला बारूद बरस रहे हैं। अब सिर्फ मॉस्को की डिग्रियों पर तैयार नहीं हो रहे बल्कि इसके पीछे काम कर रही दुनिया की सबसे रहस्यमयी ताकत, सबसे खतरनाक और सनकी माने जाने वाली बड़ी शक्ति उत्तर कोरिया। तानाशाह किम जोंग ने अपना पर्दा हटा दिया है, जो खुलेआम रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ कंधे से कंधा मिलाकर जंग के मैदान में छलांग लगा चुका है। सोचिए, जिस जेलेंस्की को पश्चिमी देश और नाटो की तरफ से अरबों डॉलर के अत्याधुनिक हथियार, पैट्रियट एयर डिफेंस और F-16 फाइटर जेट्स मिल रहे थे, वही जेलेंस्की अब पूरी तरह से चित नजर आ रहे हैं। उत्तर कोरिया की मिसाइल और हजारों घातक सैनिकों की एंट्री ने जंग के हर गणित को ध्वस्त कर दिया है। यूक्रेन के शहर कीव, खार्किव और जापोरिझिया में एक के बाद एक हुए भीषण धमाकों ने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया है। मलबे के ढेर से जब मिसाइल के अवशेष निकल गए तो रक्षा विशेषज्ञों के भी होश उड़ गए। उन अवशेषों पर कोरियन भाषा के गुप्त कोड और तकनीकी निशान दर्ज थे। पश्चिम के प्रतिबंध और दुनिया भर की चेतावनियों को ठेंगा दिखाते हुए किम जोंग उनके कारखानों से निकले और KN-23 और KN-24 बैलिस्टिक रॉकेट्स ने यूक्रेन के सुरक्षा कवच को छलनी कर दिया। आज हम आपको इस महायुद्ध के उस सबसे डरावने सच से रूबरू कराने जा रहे हैं जिसकी पटकथा मॉस्को और प्योंगयांग में बंद कमरे में लिखी गई है। देखिए कैसे एक गुप्त समझौते ने कीव की रातों की नींद उड़ा दी है और क्यों आज जेलेंस्की के पास इस तबाही का कोई जवाब नहीं बचा है। मेरे साथ बने रहिए। उत्तर कोरिया की ओर से रूस की यह कोई मामूली सैन्य सहायता नहीं है, बल्कि एक ऐसा रणनीतिक गठबंधन है जिसे नाटो और अमेरिकी रक्षा मुख्यालय पेंटागन के पसीने छुड़ा दिए। मॉस्को में हुई एक हाई लेवल सीक्रेट मीटिंग्स और दोनों देशों के बीच हुए ऐतिहासिक पारस्परिक रक्षा समझौते यानी कि म्यूचुअल डिफेंस पैक्ट के बाद प्योंगयांग से हथियार और घातक सैन्य उपकरणों का जखीरा सीधे रूसी फ्रंट लाइन तक पहुंचने लगा है। दरअसल 2.5 साल से जारी इससे थका देने वाली जंग में रूस को अपने तोप के गोले और बैलिस्टिक मिसाइल के भंडार को फिर से भरने की सख्त जरूरत थी और यहीं पर उत्तर कोरिया ने एंट्री मार ली। प्योंगयांग के ने रूस को लाखों 122 mm और 152 mm के तोपखाने के गोले, MLRS यानी कि मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम और अपनी सबसे आधुनिक बैलिस्टिक मिसाइल्स भी सौंपती है। खुफिया सूत्रों के मुताबिक प्योंगयांग की इस सीधी मदद के बदले रूस उत्तर कोरिया को एडवांस स्पेस टेक्नोलॉजी, न्यूक्लियर सबमरीन से जुड़े राज और सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम मुहैया करा रहा है। ये केवल हथियारों का लेन देन नहीं है, ये दो ऐसे देशों का मिलन है जो अमेरिका और पश्चिमी प्रतिबंधों की मार को झेल रहे हैं और वो लंबे समय से इंतजार कर रहे थे कि कैसे अमेरिका और नाटो देशों को मजा चखाया जाए। हालिया हफ्तों में यूक्रेन के प्रमुख रक्षा ठिकाने, सैन्य कमांड सेंटर और महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचों पर जो मिसाइल हमले हुए हैं, उन्होंने पूरे देश में कोहराम मचा दिया है। रूस ने इस बार जिन मिसाइल्स को इस्तेमाल किया, उनकी रफ्तार और मारक क्षमता इतनी ज्यादा थी कि यूक्रेन का बहुचर्चित एयर डिफेंस सिस्टम पूरी तरह से फेल हो गया।
अमेरिकी पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम, जिसे अब तक यूक्रेन की सबसे मजबूत ढाल माना जा रहा था, वो भी इन उत्तर कोरियाई बैलिस्टिक मिसाइल्स की तेज रफ्तार और अप्रत्याशित गति को ट्रैक करने में पस्त नजर आया है। जेलेंस्की ने खुद अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर बेहद बेबसी के साथ ये स्वीकार किया है कि रूसी सेना अब भारी मात्रा में उत्तर कोरिया से मिली बैलिस्टिक मिसाइल का इस्तेमाल कर रही है। आंकड़ों के मुताबिक 2024 और 26 के दौरान रूस द्वारा दारी गई कुल बैलिस्टिक मिसाइल में से लगभग 1/3 मिसाइल उत्तर कोरियाई निर्मित थी। इन हमलों ने यूक्रेन के पावर ग्रिड्स, सैन्य डिपो और रसद लाइन को पूरी तरह से तबाह कर दिया। कई प्रमुख रक्षा केंद्र मलबे के ढेर में तब्दील हो चुके हैं। तबाही का आलम यह है कि यूक्रेन के पास अब पैट्रियट इंटरसेप्टर मिसाइल की भारी कमी हो गई है। जब एक तरफ से दर्जनों उत्तर कोरियाई बैलिस्टिक मिसाइल और दूसरी तरफ से सैकड़ों रूसी ड्रोन एक साथ हमला बोलते हैं, तो यूक्रेनी सेना के पास आत्मसमर्पण करने या पीछे हटने के अलावा कोई दूसरा रास्ता बचता ही नहीं है। यूक्रेन के जापोरियाझिजी में राजधानी कीव, खेर्सन और पूर्वी मोर्चे के राजनीतिक शहर खार्किव तक कोई भी कोना अब तक सुरक्षित बचा नहीं है। आधी रात को जब शहर सो रहा था, तब उत्तर कोरियाई तकनीक से लैस बैलिस्टिक मिसाइल्स और जिरकॉन मिसाइल ने आसमान को आग के शोलों से भर दिया। इसके साथ साथ जोपोरिझिजिया में एक महत्वपूर्ण औद्योगिक और धातुकर्म संयंत्र को निशाना बनाया गया, जिससे पूरे इलाके में भीषण आग लग गई और 6 लोगों की मौके पर मौत हो गई। वहीं राजधानी कीव में मिसाइल हमलों के धमाकों की गूंज से बच्चों के अस्पताल तक कांप उठे। खार्किव में तो हालत और भी भयावह है। यहां पर उत्तर कोरिया की KN-23 मिसाइल सीधी इमारतों पर आकर गिरी। स्थानीय फॉरेंसिक टीमों ने जब हमले वाली जगह के मिसाइल के टुकड़े को इकट्ठा किया, तो उन पर उत्तर कोरियाई फैक्ट्री के विशेष मार्क और नोजल डिजाइन साफ दिखाई दिए। खैरखान में भी नदी के पार से हो रही भारी गोलाबारी और मिसाइल स्ट्राइक में यूक्रेनी सेना की ट्रांसपोर्ट और लॉजिस्टिक नेटवर्क को पूरी तरह से पंगु बना दिया। बिजली सप्लाई ठप हो चुकी है, सड़कें उखड़ चुकी हैं, नागरिक सुरक्षित ठिकानों के लिए बंकर में शरण लेने को मजबूर हैं और उन्हें लगता है कि फिर कब पता नहीं आसमान से न जाने आग बरस जाए। सैन्य विशेषज्ञ और रक्षा विशेषज्ञों के बीच इस समय 2 नाम सबसे ज्यादा खौफ का कारण बने हुए हैं, KN-23 और KN-24। ये उत्तर कोरिया की 2 सबसे घातक और सीक्रेट शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल, जिन्हें प्योंगयांग में हवासोंग 11 श्रृंखला के तहत विकसित किया गया है। पश्चिमी मीडिया ने जिन्हें अक्सर किम स्कैंडर कहा जाता है, क्योंकि इनकी बनावट रूस की मशहूर स्कंदर मिसाइल से काफ़ी मिलती जुलती है। लेकिन हकीकत यह है कि उत्तर कोरियाई वैज्ञानिकों ने इनमें अपनी आधुनिक और अनोखी तकनीक जोड़कर इन्हें और ज़्यादा खतरनाक बना दिया है। KN-23 मिसाइल का व्यास लगभग 110 सेंटीमीटर है और ये सॉलिड फ्यूल यानी कि ठोस ईंधन पर चलती है। इसकी सबसे बड़ी खासियत क्वासी बैलिस्टिक ट्रैजेक्टरी है, यानी कि ये मिसाइल सीधी लकीर में उड़ने की बजाय हवा में अपनी दिशा बदल सकती है, जिससे इसे किसी भी मौजूद एयर डिफेंस सिस्टम द्वारा मार गिराना लगभग असंभव हो जाता है। ये मिसाइल 500 से 900 किलोमीटर तक की दूरी तय करके पलक झपकते ही अपने लक्ष्य को नेस्त नाबूद कर सकती है। वहीं KN-24 मिसाइल, जो आकार में थोड़ी छोटी होती है, ये बहुत सटीक निशाना साधने वाली मानी जाती है। कम ऊंचाई पर उड़कर रडार को चकमा देने में माहिर है और यूक्रेन के रक्षा मंत्रालय और फॉरेंसिक लैब्स ने जब खार्किव और अन्य स्थानों पर KN-23 और KN-24 के टुकड़ों की जांच की, तो एक हैरान कर देने वाला सच सामने आया है। इन मिसाइल्स के इंजन रूसी स्कंदर से लगभग 1.5 गुना बड़े थे। हालांकि इनमें इस्तेमाल किए गए इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट विदेशी सैंक्शंस को दरकिनार कर तीसरे देशों के रास्ते हासिल किए गए थे और उसी को लेकर चर्चा है कि जब बहुत सारी इस तरह की कंपनियों पर सैंक्शंस लगी हुई हैं, तो फिर ये कैसे पहुंच गए। यूक्रेन युद्ध में सबसे बड़ा और खतरनाक रणनीतिक बदलाव जानते हैं क्या है? रूस के
वोरोनेज इलाके में देखने को यह मिल रहा है। यूक्रेन की मिलिट्री इंटेलिजेंस एजेंसी GUR के सनसनीखेज खुलासे के मुताबिक रूसी सेना ने अपने पश्चिमी सीमावर्ती क्षेत्र वोरोनेज में उत्तर कोरिया की एक पूरी विशेष मिसाइल यूनिट को तैनात कर दिया है। यह खबर पूरे यूरोप और नाटो के लिए रेड अलर्ट की तरह है, क्योंकि वोरोनेज का यह नया बेस अब सीधे तौर पर यूक्रेन के दिल पर वार करने के लिए एक विशाल लॉन्च पैड में तब्दील कर दिया गया है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक इस विशेष मिसाइल यूनिट में उत्तर कोरिया के लगभग 90 उच्च प्रशिक्षित सैन्य विशेषज्ञ, इंजीनियर और मिसाइल ऑपरेटर शामिल हैं। इस यूनिट को लगभग 120 उत्तर कोरियाई बैलिस्टिक मिसाइल्स और कम से कम 6 भारी मोबाइल लॉन्चरों से लैस किया जा रहा है। ये उत्तर कोरियाई सैनिक न केवल मिसाइल के रखरखाव और असेंबली की देखरेख कर रहे हैं, बल्कि रूसी कमांडर के साथ मिलकर हमलों का सटीक टारगेट डेटा भी सेट कर रहे हैं। वोरोनेज की भौगोलिक स्थिति ऐसी है, यहां से दागी गई KN-23 मिसाइल बेहद कम समय में कीव, खार्किव और मध्य यूक्रेन के सैन्य ठिकानों को अपना शिकार बना सकती है। इतना ही नहीं, खुफिया जानकारियों के आधार पर यह भी बताया जा रहा है कि रूस वोरोनेज इलाके में करीब 30,000 अतिरिक्त उत्तर कोरियाई सैनिक और तकनीशियनों को रिसीव करने के लिए नए बैरक, डिपो और मिलिट्री फैसिलिटीज तैयार कर रहा है। तमाम सारी बातों के बीच जो स्थिति नजर आ रही है, उसमें द्वितीय विश्व युद्ध के बाद यह पहला मौका है जब उत्तर कोरियाई सेना यानी कि KPA के नियमित जवान और स्पेशल फोर्सेस एशिया की सीमाओं से बाहर निकलकर किसी यूरोपीय महाद्वीप के युद्ध में सीधे तौर पर भाग ले रहे हैं। दक्षिण कोरियाई और यूक्रेनी खुफिया एजेंसियों के पुख्ता आकलन के अनुसार प्योंगयांग में लगभग 11,000 से 15,000 सैनिकों की एक विशाल टुकड़ी को रूस के पश्चिमी मोर्चे, खासकर कुर्स्क क्षेत्र में तैनात किया गया है। यह यूक्रेनी सेना ने रूस के इलाके के अचानक घुसपैठ कर रूसी जमीन पर कब्जा करने की कोशिश की है और उसी रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने किम जोंग और उनकी सबसे एलीट लाइट इन्फेंट्री और स्पेशल ऑपरेशन फोर्सेस को मोर्चे पर उतारा है। कोरियन पीपल्स आर्मी के इस जवानों के कठिन परिस्थितियों में रूसी सैनिकों के साथ मिलकर यूक्रेनी सेना को पीछे धकेलने में अहम भूमिका निभाई है। अप्रैल 2025 में मॉस्को और प्योंगयांग दोनों ने इस बात की पुष्टि भी कर दी है कि उत्तर कोरियाई सैनिकों ने कुर्स्क के यूक्रेनी सेना के खिलाफ सीधी लड़ाई लड़ी और रूसी जमीन को वापस हासिल करने में मदद की। लेकिन कहानी यहीं पर खत्म नहीं होती है। राष्ट्रपति जेलेंस्की ने हाल ही में रूस और उत्तर कोरिया के बीच हुए सौदे के तहत जल्द ही 30,000 से 50,000 और उत्तर कोरियाई सैनिकों को युद्ध के मैदान में उतारा जा सकता है। अब यह भी समझिए कि कभी भविष्य के संभावित खतरे के लिए किम जोंग अपने सैनिकों को आधुनिक युद्ध तकनीक, ड्रोन और वॉरफेयर के साथ साथ पश्चिमी हथियारों का सामना करने का वास्तविक अनुभव भी दिला रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं। और यह सबसे महत्वपूर्ण बात है। 2.5 साल से चल रही इस भीषण जंग में एक वक्त ऐसा आया जब पश्चिमी प्रतिबंध और यूक्रेनी ड्रोन हमलों के कारण रूस को गोला बारूद में भारी किल्लत हो गई है, वो खत्म होने लगा है। लेकिन उत्तर कोरिया के खुले समर्थन ने युद्ध के मैदान का पासा पलट दिया है। सैन्य रणनीतिकारों का मानना है कि प्योंगयांग की मदद ने रूसी रक्षा तंत्र में ऑक्सीजन फूंकने का काम किया है, जिससे मॉस्को को 1250 किलोमीटर लंबी पूरी फ्रंट लाइन पर एक निर्णायक और अजेय बढ़त हासिल हो सकती है। आंकड़े इस बात की गवाही देते हैं कि उत्तर कोरिया ने रूस की तोपखाने की जरूरतों का लगभग 50% हिस्सा अकेला पूरा किया है। यहां पर एक तरफ यूक्रेनी सेना को पश्चिमी देशों से मिलने वाले गोलों की सप्लाई में देरी और कमी का सामना करना पड़ रहा है, वहीं पर रूसी सेना किम जोंग उनके अनंत भंडार के दम पर 24 घंटे यूक्रेनी ठिकानों पर आग बरसा रही है। इस तोपखाने की बढ़त ने रूसी पैदल सेना को डोनबास और पूर्वी यूक्रेन के इलाकों में तेजी से आगे बढ़ने का मौका दिया है। इसके अलावा इस साझेदारी से किम जोंग उनकी सरकार को भी जबरदस्त वित्तीय फायदा हुआ है। अनुमानों के अनुसार सैन्य आपूर्ति के बदले उत्तर कोरिया को रूस से लगभग $22 अरब की विदेशी आय
और तेल अनाज की भारी मदद भी मिली है। ये भी अपने आप को समझना होगा। अब सवाल क्या उठ रहा है? सवाल ये उठ रहा है कि क्या ये जंग अब यूरोपीय सीमाओं को लांघकर पूरे एशिया और विश्व को अपनी चपेट में ले लेगी? जिस तरह से प्योंगयांग ने रूस का साथ दिया, उसने एक खतरनाक डोमिनो इफेक्ट शुरू कर दिया है। दुनिया अब दो स्पष्ट और बेहद आक्रामक गुटों में बढ़ती नजर आ रही है। एक तरफ अमेरिका, नाटो और उसके सहयोगी देश हैं, तो दूसरी तरफ रूस, उत्तर कोरिया, ईरान और पर्दे के पीछे से चीन भी समर्थन दे रहा है। अगर आने वाले दिनों की बात करें तो ये बात की संभावना है कि ईरान भी रूस को अपनी नई पीढ़ी की हाइपरसोनिक और बैलिस्टिक मिसाइल खुलेआम देना शुरू कर देगा। वहीं दूसरी ओर उत्तर कोरिया के इस हिमाकत से घबराकर दक्षिण कोरिया और जापान अपनी दशकों पुरानी नीतियों को बदलकर सीधे तौर पर यूक्रेन को घातक हथियार और एयर डिफेंस सप्लाई करने का फैसला कर सकता है। दक्षिण कोरिया, जो अब तक केवल गैर घातक सहायता दे रहा था, उसने साफ चेतावनी दी है कि अगर उत्तर कोरियाई सैनिक युद्ध में बन रहे हैं तो वो खुलेआम सियोल से सीधे कीव को भी भारी हथियार भेजेगा। इसके अलावा चीन पर भी दबाव बढ़ रहा है कि अगर नाटो देश यूक्रेन को रूस के अंदर गहराई तक मार करने वाले पश्चिमी मिसाइल के इस्तेमाल की पूरी छूट देते हैं तो फिर चीन भी रूस को खुलकर आर्थिक और सैन्य मदद दे सकता है। ये हालात सीधे तौर पर वर्ल्ड वॉर 3 का मंच तैयार कर रहे हैं, क्योंकि शुरू में लोगों को लग रहा था कि यूक्रेन और रूस युद्ध खत्म हो जाएगा, हथियार खत्म हो जाएंगे, लेकिन हथियार खत्म नहीं हो रहे हैं। दूसरे देश हथियारों की मदद कर रहे हैं। लाखों मौतें, करोड़ों बेघर शरणार्थी और खरबों डॉलर के नुकसान के बाद भी यह सवाल हर इंसान के दिमाग में कौंध रहा है कि आखिर ये रूस यूक्रेन की जंग खत्म क्यों नहीं हो रही है। राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के लिए यह जंग केवल यूक्रेन के साथ सीमा विवाद नहीं है, बल्कि नाटो के पूर्व की ओर विस्तार को रोकने और रूस को एक महाशक्ति के तौर पर स्थापित करने की लड़ाई है। दूसरी ओर जेलेंस्की और यूक्रेन का मानना है कि किसी भी शांति समझौते के लिए रूस को 2014 के बाद से कब्जा की गई अपनी पूरी जमीन, जिसमें क्रीमिया और डोनबास भी शामिल है, खाली करनी होगी। पश्चिमी देश, खासकर अमेरिका और ब्रिटेन भी रूस को पूरी तरह से रणनीतिक तौर पर कमजोर करना चाहते हैं। इसलिए वे लगातार यूक्रेन को अरबों डॉलर की सैन्य मदद दे रहे हैं। लेकिन इस जंग के लंबे खिंचने की सबसे बड़ी और ताजा वजह बन चुका है रूस और उत्तर कोरिया का अटूट गठबंधन। जब भी रूस पर सैन्य दबाव बनता है, उसके हथियार खत्म होने लगते हैं, तो प्योंगयांग की नई मिसाइल और तोप के गोले पहुंच रहे हैं। जब तक दोनों पक्षों के पास अपने अपने मददगार खड़े हुए हैं, कोई भी देश अपनी शर्तों से पीछे हटने को तैयार नहीं है। तब तक शांति की हर उम्मीद बारूद के धुएं में उड़ती रहेगी और संभावना बिल्कुल ना के बराबर रहेगी। अब